नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। हमारे देश को भूलने की बहुत बुरी बीमारी है। यहां आम लोगों की, हमारे सिस्टम की और मीडिया की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और ऐसी कमजोर याददाश्त के साथ भारत का विश्व गुरु बनना बड़ा मुश्किल काम है। आज के दौर में जय जवान जय किसान का नारा आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि कोई भी इन दोनों की जय नहीं करता और जिन्होंने ये नारा देश को दिया था वो भी देश के लोगों की याददाश्त से आउट हो चुके हैं, यानी बाहर हो चुके हैं। आज हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 51वीं पुण्यतिथि है। शास्त्री जी 19 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन 19 महीनों में उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का पूरा एहसास करा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के अहंकार और भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया था और ताकत के जोर पर पाकिस्तान का कश्मीर को हथियाने का सपना हमेशा के लिए चूर चूर हो गया था। 1965 के युद्ध के बाद रूस के ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था और उसी रात शास्त्री जी की रहस्यमय मौत हो गई थी। यह बहुत हैरानी और दुख की बात है कि शास्त्री जी की मौत के बारे में अब तक कोई भी पुष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। हमें ऐसा लगता है कि यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य के बाद भारतीय राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है और इसीलिए आज हम लाल बहादुर शास्त्री की मौत का विश्लेषण करेंगे। आज यह जानने की कोशिश करेंगे कि शास्त्री जी को आखिर हुआ क्या था और कैसे उनकी मौत हुई थी। और हमने इसके लिए आज काफी रिसर्च किया है और कई किताबों का हमने रेफरेंस लिया है। हम चाहते हैं कि इस विश्लेषण के लेंस से आज आप लाल बहादुर शास्त्री को देखें और याद करें। इसके अलावा आज हम पाकिस्तान की एक झूठी मिसाइल का सच्चा डीएनए टेस्ट करेंगे। पाकिस्तान में ओरिजिनल यानी मौलिक सोच का इतना अभाव है कि वहां पर हर विचार, हर हथियार और हर नीति कहीं ना कहीं की फोटोकॉपी होती है। हालांकि हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे ओरिजिनल प्रोडक्ट वहां का आतंकवाद है और पाकिस्तान से इसका श्रेय कोई दूसरा देश नहीं छीन सकता। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने लगभग हर चीज दूसरे देशों से ही उधार ली है। पाकिस्तान अक्सर चीन में बनी मिसाइलों का नाम बदलकर उन्हें अपना बताने की कोशिश करता है और ऐसा करते हुए उसकी पोल कई बार खुल चुकी है। 9 जनवरी को पाकिस्तानी सेना ने बाबर 3 क्रूज मिसाइल के लॉन्च का एक वीडियो पोस्ट किया था। 29 सेकंड का यह वीडियो पोस्ट करके पाकिस्तान के आला अधिकारियों ने आपस में बधाइयां भी बांट ली थी। लेकिन अब यह पता चला है कि मिसाइल लॉन्च का यह वीडियो बिल्कुल फर्जी है। इसलिए हमने बाकायदा एक्सपर्ट्स के साथ इस वीडियो को आज एनालाइज किया है और यह विश्लेषण आज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हम आपको एक ऐसा वीडियो भी आज दिखाएंगे जिसमें निर्दोष लोगों के खून से खेलने वाले आतंकवादी बर्फ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि यह वीडियो दक्षिण कश्मीर के कुछ आतंकवादियों ने खुद ही रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बर्फबारी होने के बाद आतंकवादियों को अपनी जगह बदलकर हमला करने का अच्छा मौका मिल जाता है, इसलिए इस वीडियो पर खास ध्यान देना जरूरी है। और इसके साथ ही हम आपको आज ये भी बताएंगे कि बर्फबारी के दौरान आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारत के सैनिक किस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। राहुल गांधी ने आज कहा कि अच्छे दिन सिर्फ कांग्रेस ला सकती है। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अच्छे दिन 2019 में आएंगे जब कांग्रेस की सरकार आएगी। People of India keep wondering, when are अच्छे दिन going to come? When are the good days going to come? Let me tell the people of India, अच्छे दिन are only going to come when the Congress party comes back to power in 2019. राहुल ने पीएम की नकल भी उतारी। मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। बीजेपी ने राहुल का जवाब दिया। The Congress will come to power in 2019 and then अच्छे दिन आएगा भारत को। Forget 2019. The Congress will never be able to come back to power in India even by 2090 also.
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा बिरला डायरी मामले में पीएम मोदी के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग ठुकरा दी है। याचिका में मांग की गई थी कि सहारा बिरला ग्रुप से पीएम के पैसे लेने के आरोप की जांच एसआईटी से कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है जिसके आधार पर जांच के आदेश दिए जाएं। अदालत के आदेश पर याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए हैं कि कई बार जब बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बदल जाता है उन्हीं मुद्दों के बारे में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राहुल गांधी ने भी इस मामले में पीएम पर आरोप लगाए थे। राहुल ने कहा था कि जब वो संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। यह एक करारा तमाचा है उन सभी राजनेताओं को जो इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने दिसंबर के माह में ही ओरल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कहा था कि ये सारे कागज फिक्टिशियस अर्थात फर्जी हैं और आज कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से भी यही कहा है। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में विवाद के लिए रामगोपाल यादव को जिम्मेदार ठहराया है। लखनऊ में आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि रामगोपाल अलग पार्टी बनाने के लिए 4 बार बीजेपी नेताओं से मिले। मुलायम सिंह ने ये भी साफ किया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही है। समझौता होगा तो स्वाभाविक वही करने आए, वही करने आए। मैंने बात की अगर हमें काम पड़ेगा, शादी ब्याह होगा और दूसरी पार्टी का नेता बनाएगा, मैं तर जाऊँगा। आप भी जाइए, आपको आप भी जाना पड़ता है। ये तो संबंध ऐसे है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव महागठबंधन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस महागठबंधन में कांग्रेस और जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय समाज पार्टी और कृष्णा पटेल गुटवाला अपना दल भी इस महागठबंधन में शामिल हो सकता है। महागठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की भी तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश घोषणा पत्र में 18 की उम्र पार कर चुके लोगों को फ्री स्मार्टफोन देने, यूपी के 8 से 10 शहरों में मेट्रो चलाने, यूपी में 3 और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ साथ गांव के स्कूलों में मॉडल बिल्डिंग का वादा कर सकते हैं। अखिलेश अपने घोषणा पत्र में बुंदेलखंड के हर घर तक पानी पहुंचाने और अम्मा कैंटीन की तर्ज पर समाजवादी कैंटीन की शुरुआत का ऐलान भी कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर आज उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र लंबी में एक व्यक्ति ने जूता फेंका। जनता दरबार के दौरान रत्नाखेड़ा इलाके में ये वारदात हुई। प्रकाश सिंह बादल को जूता तो नहीं लगा, लेकिन उनके हाथ से कांच का ग्लास छूट गया। पुलिस ने गुरचरण नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस घटना पर प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि उनका किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घटना की निंदा की और कहा, सियासत में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और जनता बैलेट के जरिए पंजाब सरकार को जवाब दे। जवान को खराब खाना देने के आरोप पर बीएसएफ ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। बीएसएफ के डीजी ने खुद गृह मंत्रालय जाकर गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में शिकायत के बाद बीएसएफ की तरफ से उठाए गए कदमों का जिक्र है। डीआईजी स्तर के एक अधिकारी खाने की क्वालिटी और मात्रा की जाँच कर रहे हैं। साथ ही एक अधिकारी डॉक्टर्स की टीम के साथ इस बात की जाँच कर रहे हैं कि सैनिकों को पौष्टिक खाना दिया जा रहा है या नहीं। हमारा बीएसएफ हो, आर्मी हो या कोई भी अर्धसैनिक बलों का जो संगठन है, उसका छवि पे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और ये ऑफिसर वर्सेस जवान इस तरह का भी नहीं बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तैनात रह चुके कांस्टेबल तेज बहादुर यादव ने जवानों को घटिया खाना देने का वीडियो सोशल साइट पर पोस्ट किया था। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिकायत पर रिपोर्ट मांगी थी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में 4 अज्ञात हमलावरों ने टीएमसी के दफ्तर में फायरिंग कर दी, जिसमें दफ्तर में मौजूद टीएमसी के 2 नेताओं की मौत हो गई। फायरिंग में घायल 3 लोगों की हालत नाजुक है। फायरिंग के बाद चारों हमलावर मौके से फरार हो गए। अभी तक हमलावर का कोई सुराग पता नहीं चल पाया है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने फायरिंग शुरू करने से पहले टीएमसी कार्यालय पर देसी बम भी फेंके। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने हमले को टीएमसी के बीच जारी अंदरूनी लड़ाई का नतीजा बताया है।
देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के लिए 21 फरवरी को वोटिंग होगी, 23 फरवरी को नतीजे आएंगे। ठाणे, पुणे, नागपुर समेत 10 महानगर पालिका और 26 जिला परिषद के लिए भी चुनाव इसी तारीख को होंगे। बॉम्बे कॉर्पोरेशन में भी 21 फरवरी को मतदान होगा और 23 फरवरी को काउंटिंग की जाएगी। इसके लिए तैयारी करीब पूरी हो गई है। बीएमसी पर काबिज शिवसेना बीजेपी के बीच इस बार गठबंधन होगा या नहीं, इस पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि आखिरी फैसला सीएम के साथ मिलकर तय किया जाएगा। तिघ जण, शिवसेनेकडनं 3 जण आणि भारतीय जनता पक्षाकडनं 3 जण हे प्राथमिक चर्चा करतील आणि नंतर मग मी आणि देवेंद्रजी आहेत, आम्ही आमच्या पातळीवरती याचा काय तो निर्णय घेऊ। बीजेपी शर्तों पर गठबंधन की बात कर रही है। कोई भी ठुकरा नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मुंबई शहर में ज्यादा है। आंकड़ा क्या होना चाहिए इसके बारे में हम चर्चा उस प्रस्ताव में जब युति में बैठेंगे तब करेंगे। बीएमसी चुनाव में पहली बार ओवैसी की पार्टी एमआईएम उतरेगी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग मैदान में होंगे। सरकार ने रेस्टोरेंट में लगने वाले सर्विस चार्ज को एक बार फिर गलत करार दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि लोगों को सर्विस चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। कंज्यूमर क्या कहते हैं कि इसका विरोध करे, कंज्यूमर मत दे। और यदि आपको सर्विस चार्ज लेना है, आप उसको क्या कहते हैं कि सर्विस चार्ज क्या कहते हैं कि बड़े अक्षर में लिखिए। रामविलास पासवान ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में सर्विस चार्ज के मुद्दे को शामिल किया गया है और इसे बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं होने की वजह से सर्विस चार्ज वसूलने वाले होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। देश के सभी एयरपोर्ट्स को आतंकी हमले की आशंका के बाद 30 जनवरी तक अलर्ट किया गया है। खुफिया जानकारी के बाद ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और आईबी ने सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा की नई गाइडलाइंस तैयार की हैं। इसके मुताबिक सेना, पैरामिलिट्री, पुलिस की वर्दी में आतंकी एयरपोर्ट में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा यूनिफॉर्म वाले लोगों की पुख्ता सुरक्षा जांच के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की शिफ्ट बदलने के दौरान सुरक्षा में ढील का फायदा आतंकी उठा सकते हैं, ऐसी भी आशंका जताई गई है। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़कों की चेकपोस्ट को अलर्ट किया गया है। साथ ही कार्गो की स्क्रीनिंग पर खास नजर रखने का आदेश दिया गया है। यात्रियों के हैंड बैगेज की बारीक जांच के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट के भीतर विजिटर्स की एंट्री 30 जनवरी तक पूरी तरह से बंद की जाएगी। आपके क्रेडिट स्कोर से आपके होम लोन की ईएमआई तय हो सकती है। बेहतर सिबिल स्कोर से न केवल आपको होम लोन लेने में मदद मिलेगी, बल्कि उस पर लगने वाला ब्याज भी सस्ता होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों के लिए होम लोन की खास स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम के मुताबिक अगर ग्राहक का स्कोर 760 पॉइंट से ऊपर हुआ तो उसे 8.35% ब्याज पर होम लोन मिलेगा। 725 से 759 स्कोर वाले ग्राहकों को 8.85% पर, 724 पॉइंट से नीचे वालों को 9.35% पर और पहली बार लोन लेने वालों को 8.85% ब्याज पर लोन मिलेगा। होम लोन रेट को सिबिल से जोड़ने से तय वक्त पर क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने वाले, चेक बाउंस न करने वाले कस्टमर्स को खासा फायदा होगा। दिल्ली में ठंड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। लोधी रोड पर सुबह का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा। भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर से लेह तक पारा शून्य के नीचे चला गया। श्रीनगर लेह और श्रीनगर पुंछ मुगल रोड अब भी बंद है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक तापमान में और गिरावट के संकेत दिए हैं। बर्फबारी से हिमाचल के कई शहरों में रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों को पानी और बिजली की किल्लत झेलनी पड़ रही है। तो भी सप्लाई है, दूध, दही, बिजली की भी दिक्कत आ रही थी। होप शायद रात को मोस्टली कुछ एक एरिया की लाइट्स ठीक कर दी है। पानी की तो बहुत दिक्कत है, पानी बंद है बिल्कुल पूरी तरह से। 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने अपनी फेयरवेल स्पीच में अमेरिका की जनता को धन्यवाद कहा। शिकागो में ओबामा ने अमेरिकी जनता से कहा कि वो अमेरिकी मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव न करें। उन्होंने कहा, मुसलमान भी उतने देशभक्त हैं जितने हम। After my election, there was talk of a post-racial America. And such a vision, however well intended, was never realistic. भाषण के दौरान ओबामा भावुक हो गए। ये देख उनकी बेटी और पत्नी मिशेल की आंखों में आंसू आ गए। ओबामा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है।
ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजॉन की कनाडा की वेबसाइट पर भारत के तिरंगे की तस्वीर वाले डोरमैट की बिक्री पर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग को इस मामले को अमेजॉन के सामने उठाने के निर्देश दिए। सुषमा स्वराज ने कहा है कि अमेजॉन इस मामले में न सिर्फ बिना शर्त माफी मांगे बल्कि वो अपने उन प्रोडक्ट्स को फौरन हटाए जिनमें तिरंगे का अपमान होता है। सुषमा स्वराज ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेजॉन ने ऐसा नहीं किया तो भारत में उसके अफसरों को वीजा नहीं मिलेगा, साथ ही जिन्हें वीजा मिल चुका है वो रद्द कर दिया जाएगा।